नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं। वित्त आयोग। साथियों, जो ये वित्त आयोग है अर्थात फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, यह एक संवैधानिक बॉडी है। कैसी बॉडी है साथियों? संवैधानिक बॉडी है। यह संवैधानिक बॉडी इसलिए है क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था इसलिए है क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। इस संस्था का वर्णन अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 281 में ये जो वित्त आयोग होगा वह अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो साथियों, क्या है वित्त आयोग? एक संवैधानिक संस्था है तथा इसके साथ साथ यह एक अर्धन्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है? अर्धन्यायिक निकाय। अर्धन्यायिक निकाय। और अर्धन्यायिक निकाय होने के साथ साथ यह एक सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? सलाहकारी। सलाह किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। सिफारिशें किसको देता है? राष्ट्रपति। सलाहकारी निकाय। और इसकी जो स्थापना की गई थी साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? अर्थात वित्त आयोग की जो स्थापना की गई थी प्रथम बार, वह की गई थी 22 नवंबर 1951 को। और तब इसके अध्यक्ष थे, अर्थात वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। केसी नियोगी। तो साथियों, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में है। 280 कहता है कि भारत सरकार एक वित्त आयोग का गठन करेगी और 281 कहता है कि यह जो वित्त आयोग होगा यह राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। और दूसरा है अर्धन्यायिक निकाय। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है तथा एक सलाहकारी निकाय है। अर्थात जो भी यह सिफारिशें अनुच्छेद 281 के अंतर्गत भारत सरकार को सौंपेगा अर्थात राष्ट्रपति के माध्यम से, तो वह जो सिफारिशें होंगी वह सिर्फ सलाहकारी होंगी। अर्थात सरकार उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। इसका अर्थ ये हुआ साथियों। और इसकी स्थापना सर्वप्रथम 22 नवंबर 1951 को की गई थी और प्रथम अध्यक्ष इसके थे केसी नियोगी। और इसने अपनी रिपोर्ट, अर्थात जो प्रथम वित्त आयोग था हमारा, इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, यह रिपोर्ट जो सौंपी थी वह सौंपी थी 1952 में। 1952 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसका जो उस रिपोर्ट का जो क्रियान्वयन का समय था, काल था, उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन का समय क्रियान्वयन का जो समय था वो था
1952 से लेकर 1957 तक। तो साथियों, प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे और प्रथम वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1952 में सौंपी और इस आयोग की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों का जो क्रियान्वयन का समय रखा गया था वो था 1952 से 57, अर्थात 5 वर्ष के लिए। तो अब जानते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है और उससे पहले जानते हैं साथियों, वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है। साथियों, जो वित्त आयोग है यह राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसे राजकोषीय संघवाद की धुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजकोषीय संघवाद की धुरी। इसको समझते हैं पहले, राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद की धुरी अर्थात जो हमारा राजकोष है केंद्र स्तर पर, जो हमारा भारत सरकार का राजकोष है उसकी धुरी समझा जाता है, राजकोषीय संघवाद की धुरी। यहाँ राजकोष का अर्थ है कि जो हमारा खजाना है, अर्थात जहाँ हमारे टैक्स जो होते हैं वह जमा होते हैं, अर्थात इसको कहेंगे शुद्ध आगम। जो हमारी शुद्ध आगम है भारत सरकार की, शुद्ध आगम, जो भारत सरकार के शुद्ध आगम है, अर्थात शुद्ध आगम उसे कहा जाता है साथियों, ऐसी आय, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो उसको कलेक्शन में हुआ जो खर्च है उसको घटा के जो हमारी शुद्ध आय प्राप्त होती है उसे ही शुद्ध आगम कहते हैं। अर्थात जो हमारा कुल टैक्स कलेक्शन हुआ है और कुल टैक्स का हमने संग्रहण किया है, उस टैक्स में से जो हमारी लागत आई है उस टैक्स के कलेक्शन में, अर्थात जो लोग लगे हैं, जो संस्था लगी है, उसकी सैलरी, भत्ते, उन सब चीज़ों को घटाकर जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसे ही शुद्ध आगम कहते हैं। तो जो शुद्ध आगम है और संघवाद का अर्थ होता है साथियों कि जो केंद्र स्तर है और जो प्रत्येक राज्य है उन पर शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र संघवाद का मतलब है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो साथियों, अर्थात शुद्ध आगम का विभाजन करना केंद्र और राज्य स्तर पर, केंद्र और राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र और राज्य स्तर पर शुद्ध आगम का, केंद्र और राज्य स्तर पर शुद्ध आगम का विभाजन करना, विभाजन करना, विभाजन करने को ही राजकोषीय संघवाद कहा जाता है, राजकोषीय संघवाद कहा जाता है। क्योंकि जो भारत में संघवाद की परिकल्पना की गई है, फेडरेशन की परिकल्पना की गई है, वह है कि राज्यों और केंद्र स्तर पर शक्तियों का विभाजन, अर्थात राज्यों को कुछ मामलों में स्वायत्तता दी गई है। तो राजकोष के मामले में भी राज्यों को स्वायत्तता मिली है। कुछ टैक्सों का कलेक्शन राज्य स्वयं करते हैं, कुछ करों का कलेक्शन स्वयं करते हैं और स्वयं खर्च करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो करों का संग्रहण और करता है वह केंद्र करता है, और केंद्र का जो संग्रहण है उसमें से राज्य को भी हिस्सेदारी दी जाती है, उसे ही हम राजकोषीय संघवाद कहते हैं। इसीलिए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात वित्त आयोग को राजकोषीय संघवाद की धुरी कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है, इसके 2-3 कारण हैं साथियों। पहला तो इसका जो कारण है वह है यह केंद्र और राज्य स्तर पर शुद्ध आगमों का, केंद्र और राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर शुद्ध आगमों का वितरण करता है और
आवंटन करता है, आवंटन करता है। और नंबर 3, शुद्ध केंद्र और राज्य स्तर पर शुद्ध आगमों का वितरण करता है और उन आगमों का आवंटन करता है। और राज्यों के बीच जो वितरण से संबंधित सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इधर लिखेंगे हम राज्यों के बीच वितरण संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करना। तो साथियों, जो राजकोषीय संघवाद की धुरी हमने कहा, वह इसीलिए कहा कि वह केंद्र और राज्य स्तर पर शुद्ध आगमों का वितरण करता है। कौन? वित्त आयोग। और तथा उन करों का आवंटन करता है राज्यों और केंद्र के बीच। और राज्यों के बीच वितरण संबंधी जो सिद्धांत हैं उनका निर्धारण करता है कि कैसे हम वितरण करेंगे इन सिद्धांतों। जैसे अभी है 42%, पहले 32% था राज्यों और केंद्र के बीच, अब है 42% जो है केंद्र राज्यों को वितरित कर देगा कुल आय का। कितना? 42%। तो साथियों, अब जानते हैं कि अभी कौन सा आयोग कार्य कर रहा है, अभी कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है। तो अभी जो है हमारा जो लेटेस्ट जो है, जिसकी स्थापना 27 नवंबर 2017 को 27 नवंबर 2017 को 15वां वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग का गठन भारत सरकार ने किया है। और इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और इनके जो अन्य 4 सदस्य हैं उनके नाम भी याद कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये वर्तमान वित्त आयोग है जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। 2020 से 2025 तक होगा। जो इसके पहले सदस्य हैं वह हैं शक्तिकांत दास। कौन से हैं? शक्तिकांत दास। और इसके जो दूसरे सदस्य हैं वह है अनूप सिंह। और तीसरे हैं इसके अशोक सिंह। और चौथे सदस्य हैं इसके रमेश चंद्र। डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर रमेश सिंह। तो साथियों, अभी जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां जो वित्त आयोग है हमारा, इसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। और इसके 4 सदस्य जो हैं शक्तिकांत दास और अनूप सिंह। जो शक्तिकांत दास और अनूप सिंह हैं यह पूर्णकालिक सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्य। और जो हमारे डॉक्टर अशोक सिंह और डॉक्टर रमेश चंद्र हैं यह अंशकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य। तो साथियों, जो हमारा वित्त आयोग है, इससे यह आभास होता है, ये प्रतीत होता है कि हमारे वित्त आयोग की जो संरचना है वह एक अध्यक्ष और उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यों से मिलकर बनता है।
तो और इसमें 2 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। पूर्णकालिक का मतलब ये हुआ साथियों कि पूरे कार्यकाल के लिए वह आयोग के सदस्य बने रहेंगे। और अल्प अंशकालिक का मतलब ये हुआ साथियों कि पार्ट टाइम, अर्थात जब भी आयोग की मीटिंग होगी तभी वह उसमें शामिल होंगे मीटिंग में, उसके बाद वह अपने कार्य में चले जाएंगे और सिर्फ मीटिंग को ही अटेंड करेंगे, या जब भी उसको बुलाया जाएगा तभी वो आएंगे उस मीटिंग में और अपने विचार रखेंगे। और तो इसी को ही अंशकालिक कहते हैं। अंशकालिक थोड़ा शब्द अटपटा जैसा लग रहा है, इसे कहते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जैसे कोई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वैसे अपनी जो कार्य है निश्चित उसका डेली उसको तो करते ही हैं, और जब शाम को 1 घंटे 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इसी प्रकार ही इसे ही अंशकालिक कहते हैं, क्योंकि जो हमारे अशोक सिंह हैं या बंधन बैंक के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर रमेश चंद्र जो हैं ये अभी प्रोफेसर हैं। और तो साथियों जो अंशकालिक का अर्थ ये हुआ, और पूर्णकालिक का मतलब होता है फुल टाइम, अर्थात पूरे समय ही ये आयोग के सदस्य बने रहेंगे। अब जानते हैं हम 15वां वित्त आयोग जो है इसी ने ही 42% कर दिया था। जो राज्यों का प्रतिशत है केंद्रीय करों में उसको 42, पहले 32% था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 42% कर दिया था। तो ये है 15वें वित्त आयोग की संरचना। और इसका जो कार्यकाल होगा साथियों, इसका जो कार्यकाल होगा, अर्थात इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसके जो क्रियान्वयन का समय होगा 2020 से लेकर 2025 तक होगा। कब तक होगा साथियों? 2025 तक, 5 वर्ष के लिए। अब जानते हैं हम जो वित्त आयोग है इसकी संरचना कैसी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति करते हैं साथियों राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। और जो हमारा वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और जो शपथ दिलाएंगे इनको, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाएंगे साथियों? राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। तो ये तो है इनकी नियुक्ति से संबंधित। नियुक्ति कौन करता है वित्त आयोग की? राष्ट्रपति करेंगे। और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही देंगे, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति को। तो साथियों संविधान में सिर्फ इतना लिखा है अनुच्छेद 280 में कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी एक वित्त आयोग का गठन करेगा। सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 280 और 281 के बारे में, उसके बाद हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का
का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो साथियों, अनुच्छेद 280 कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकेंगे। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाए 5 वर्ष से पहले भी, या आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले भी, या प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 280। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों, अनुच्छेद 280 में ये नहीं बताया गया है कि कौन व्यक्ति वित्त आयोग के लिए योग्य होगा, अर्थात योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है। योग्यता के बारे में एक अलग से अधिनियम बनाया गया, वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951। उसमें संसद ने वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की है, सदस्यों तथा अध्यक्ष के लिए। इससे पहले जानते हैं अनुच्छेद 281 कहता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश से सौंपेंगे। राष्ट्रपति को सिफारिश राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे उस रिपोर्ट को। तो अनुच्छेद 281 के अनुसार जो वित्त आयोग है वह सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उस सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और तब संसद उस पर विचार करेगी। तो यह है अनुच्छेद 280 और 281। तो साथियों, मैंने बताया कि जो वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, उनकी क्या योग्यता होगी, कौन व्यक्ति योग्य होगा, तो उसके बारे में कहीं नहीं बताया गया है। लेकिन संविधान ने संसद को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वह इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करे। तो 280 में इतना ही लिखा है कि संसद निर्धारित करेगी योग्यता। कौन करेगी? संसद। तो संसद ने उसी का उपयोग कर एक अधिनियम पारित किया, वह था वित्त आयोग प्रकीर्ण अधिनियम, प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951। वित्त आयोग प्रकीर्ण अधिनियम 1951 में संसद ने वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया। क्या किया है इस अधिनियम में योग्यता का निर्धारण? अध्यक्ष जो होना चाहिए वह होना चाहिए सार्वजनिक मामलों का जानकार। सार्वजनिक मामलों का अनुभवी जानकार या अनुभवी, और जो सदस्य होंगे, जो 4 सदस्य होंगे वह होंगे, पहला या तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो, न्यायाधीश हो या न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो, या भारत सरकार के लेखु अर्थात जो टैक्स से संबंधित है, लेखु एवं वित्त की जानकारी रखता हो, भारत सरकार के लेखों एवं वित्त की जानकारी रखता हो, इसका अनुभवी हो, विशेष ज्ञान हो उसे। तीसरा, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का जानकार हो, और चौथा है अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो।
अर्थशास्त्र का ज्ञाता या विशेषज्ञ हो, ज्ञाता नहीं विशेषज्ञ। तो साथियों जो इसके 4 सदस्य होंगे वह जो पहले होंगे वह होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखते हो या हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश हो। दूसरे लेखों एवं वित्त की जानकारी रखते हो भारत सरकार के, और प्रशासन एवं वित्तीय मामलों के जानकार हो, और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो। तो 4 जो सदस्य होंगे इनमें से कोई एक होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। जो 4 सदस्य होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। पहले जो होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखने वाले या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। दूसरे होंगे लेखों एवं वित्त के मामले में जानकारी रखने वाले। तीसरे होंगे प्रशासन एवं वित्तीय मामलों में अनुभवी, और चौथे होंगे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ। तो और जो अध्यक्ष होंगे वह सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होंगे। तो साथियों ये बताया गया है वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में। अब जानते हैं इसकी संरचना कैसी होगी। आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि संरचना कैसी होगी, क्योंकि इसकी जो संरचना है एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनता है। जो वित्त आयोग है वह एक अध्यक्ष, वित्त आयोग की जो संरचना है एक अध्यक्ष है, और इन अध्यक्ष की सहायता के लिए 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? सदस्य हैं। सदस्य तो 4 सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग, यह है इसकी संरचना। अर्थात जो हमारा वित्त आयोग होगा एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बना होगा। अब जानते हैं इनकी योग्यता के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात वह है कि इनके कार्य क्या होंगे। वित्त आयोग के कार्य, पहला जो कार्य है इनका वह है जो हमारे शुद्ध आगम है, अर्थात जो केंद्र और राज्यों के कर हैं उनके आवंटन से संबंधित और उनके वितरण से संबंधित सिद्धांतों का निर्धारण करना। तो करों के शुद्ध आगमों का आवंटन एवं वितरण संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण। भारत सरकार के जितने कर होंगे उन करों से जो शुद्ध आय प्राप्त होगी उनके आवंटन और वितरण संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करता है। दूसरा जो इनका कार्य है वह है भारत की संचित निधि में से, भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि में से राज्य को सहायता देना, राज्यों को सहायता अनुदान। अर्थात वित्त आयोग ये निर्धारित करता है कि जो भारत की संचित निधि है उनमें से, संचित निधि में से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए। और तीसरा जो इसका कार्य है वह है जो भारत का वित्त है, वित्त को
जो भारत की आय है, भारत की आय को कैसे सुदृढ़ किया जाए, भारत की आय को कैसे सुदृढ़ किया जाए, अर्थात भारत के जो लोग, भारत का जो लोक वित्त है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है, राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। अर्थात सुदृढ़ वित्त के संबंध में, सुदृढ़ वित्त के हित में, वित्त के हित में राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। और जो इसका चौथा कार्य है वह है कि जो राज्यों की संचित निधि है उसको कैसे क्योंकि हम जानते हैं राज्यों की जो संचित निधि है और उसमें जो पंचायतें हैं या नगर पालिकाएँ हैं उनकी हिस्सेदारी होती है, अर्थात उनसे जो आय प्राप्त होती है वो भी वहाँ राज्य की संचित निधि में जाती है। तो राज्य की संचित निधि को कैसे संवर्धन किया जाए, इस संबंध में भी यह राज्य को सिफारिशें प्रदान करती है। अर्थात संचित निधि के संवर्धन हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु सिफारिशें प्रदान करती है। तो साथियों, इसका जो पहला कार्य है वह है करों के शुद्ध आगमों का आवंटन करना एवं वितरण करना। और जो इसका दूसरा कार्य है भारत सरकार की जो संचित निधि है, संचित निधि में से राज्य को सहायता अनुदान देना और सुदृढ़ वित्त के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश देना और राज्य की जो संचित निधि है उसके संवर्धन हेतु राज्य को सिफारिश प्रदान करना, ये इसके कार्य हैं। और इसकी कुछ शक्तियाँ भी हैं। अब जानते हैं हम शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ, शक्ति क्या है? पहला है यह जो वित्त से संबंधित जो सिफारिशें हैं वह राष्ट्रपति को सौंपता है। सिफारिश है राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है उस सिफारिश को संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे। और जो इनको दूसरी शक्ति है साथियों वह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी आयोग को संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामले सौंपे जाएंगे उनकी समीक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंपे गए संवैधानिक संरक्षण अर्थात संविधान के संरक्षण संबंधी मामले, वित्त से संबंधित हैं मामले का, और जो सिफारिशें सौंपेंगे उस सिफारिश के साथ साथ यह राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। सिफारिश के साथ साथ वह ज्ञापन भी सौंपेंगे और उस ज्ञापन के साथ साथ वह इस संबंध में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों के बारे में भी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे वित्त आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि जो हमारा वित्त आयोग होगा वह बहुसदस्यीय होगा, अर्थात एक अध्यक्ष होंगे और उसके साथ साथ 4 सदस्य होंगे। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। और इससे संबंधित जो अनुशंसाएं हैं जो राष्ट्रपति सौंपेंगे वह 281 में, राष्ट्रपति को जो सौंपेंगे वह 281 में है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 81 में वित्त आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। तो साथियों, आज हमने जाना वित्त आयोग के बारे में। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।